और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा वोट मांगने के लिए शिवराज के घुटने पर बैठने की भी है। यूपी के मथुरा में होली को लेकर एक बार फिर उत्साह देखने को मिला। वहां नंदगांव में लोगों ने लठमार होली खेली, उनमें काफी उत्साह देखा गया। होली को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मथुरा पहुंचे हुए हैं। ये सभी होली के रंग में रंगे हैं। चारों तरफ रंगों की बारिश की गई। लोग इस दौरान एक दूसरे के ऊपर रंग उड़ेलते नजर आए। इस मौके पर कुछ लोगों ने वहां डांस भी किया और गाना गाया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में होली से पहले फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पहुंचे कलाकारों ने समा बांध दिया, बांसुरी और दूसरे वाद्य यंत्रों से मनमोह लिया। इस कार्यक्रम में 7 ढप मंडलियों ने भाग लिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दरअसल वो सीहोर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान वो लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगते हुए मंच पर घुटने पर बैठ गए। शिवराज विदिशा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे इसी चुनाव प्रचार के बीच वो एक दुकान में मिठाई खाते भी दिखे। उन्होंने यहाँ मावा बाटी का लुत्फ उठाया। तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर प्रशासन ने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की शानदार मिसाल पेश की। दरअसल उसकी ओर से कुछ किसानों की मदद की गई, वो भी बिना किसी भेदभाव के। मंदिर के मुख्य पुजारी CS रंगराजन की एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें वो एक मुस्लिम समुदाय के किसान को बैल सौंपते नजर आए। बताया गया कि हाल ही में मंदिर प्रशासन की ओर से ऐसे कई किसानों की मदद की गई जो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से गाय या दूसरे जानवर नहीं खरीद पा रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब अलग तरीके से प्रचार अभियान शुरू किया। इसके तहत वो नमो ऐप पर टी-शर्ट, टोपियां और पेन समेत कई चीजें बेचेगी। इसमें खास बात यह है कि इन चीजों में मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी समेत कई नारे लिखे गए हैं। मशहूर अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान वो धार्मिक रंग में रंगे नजर आए। वहीं पुजारियों की ओर से भी इस मुक्केबाज को शॉल और प्रसाद दिया गया। मेवेदर ने 15 से ज्यादा बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश में खराब होती हवा से जुड़ी है। साल 2023 के आंकड़ों पर आधारित दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में दुनिया के सबसे खराब हवा वाले 100 शहरों में से एक को छोड़कर यानी कि 99 शहर एशियाई देशों में हैं। दुनिया भर में हवा की क्वालिटी पर नजर रखने वाली स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट में चिंता की बात यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 भारत के हैं, जबकि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला शहर बिहार का बेगूसराय बना है। लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है जो कि 2022 में 8वें नंबर पर था। ऐसे में जरूरी है कि देश की खराब होती हवा के खिलाफ सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए क्योंकि हवा में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले कण यानी कि PM 2.5 के संपर्क में आने से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जिनमें अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेहतमंद सांसें। लेकिन अगर सांसों पर ही प्रदूषण का साया मंडराने लगे तो सेहत का खतरे में पड़ना लाजमी है। देश की राजधानी में प्रदूषण बरसों से अहम मसला रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एक स्विस संगठन ने जब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की फहरिस्त बनाई तो बिहार का बेगूसराय इस लिस्ट में पहले पायदान पर आ गया।
वायु प्रदूषण पर ये रिपोर्ट परेशान करने से ज्यादा सावधान करने वाली है, क्योंकि फिक्र की सीमा सिर्फ बेगूसराय तक सीमित नहीं है। दुनिया के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 42 शहर भारत के हैं, जबकि टॉप 11 में 10 शहर भारत के हैं। इनमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। साल 2023 में प्रदूषण के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है और प्रदूषित शहरों में गुवाहाटी दूसरे और दिल्ली तीसरे पायदान पर है, जबकि ये लगातार चौथी बार है जब दिल्ली दुनिया की प्रदूषित राजधानी बनी है। वायु प्रदूषण में पूरी दुनिया में भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान को दूसरे स्थान पर बताया गया है। ये आंकड़े फिक्र बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 2022 की रिपोर्ट में प्रदूषित देशों की सूची में भारत 8वें पायदान पर था। अभी हाल ही में बिहार के कुछ इलाकों में मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए ताकि प्रदूषण की मॉनिटरिंग हो सके, और इसीलिए बेगूसराय, सिवान, सहरसा जैसे जो इलाके हैं बिहार के, वो सामने आ रहे हैं। लगातार वहां पर होने वाले औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल काम की वजह से भी वहां का प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा को प्रदूषित करने वाले तत्व तो कई हो सकते हैं, लेकिन स्विस संगठन IQ एयर की रिपोर्ट में PM 2.5 का जिक्र किया गया है। PM 2.5 धूल के वो महीन कण होते हैं जो सांसों के जरिए फेफड़े में जाते हैं और सेहत के लिए बेहद घातक होते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में 134 देशों और उनके शहरों में हवा की क्वालिटी पर नजर रखी गई। इस काम के लिए IQ एयर ने सभी 134 देशों में 7,812 जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए थे। इसके साथ ही अलग अलग देशों की दूसरी संस्थाओं से भी कुछ डेटा लिए गए। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में बेगूसराय में PM 2.5 का लेवल 19.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2023 में बढ़कर 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। साल 2022 में दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2023 में बढ़कर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। भारत में PM 2.5 का औसत दर 2022 में 53.3 माइक्रोग्राम था, जो 2023 में बढ़कर 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। पिछले 2 सालों से बिहार के जो शहर हैं बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहे हैं, और दिल्ली NCR तो आता ही है, और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो शहर हैं उनमें कई शहरों में प्रदूषण रिलेटिवली ज्यादा आ जाता है, परंतु अगर पूरे राज्य में ये स्थिति सामने आती है कि कई शहर अगर सामने आ रहे हैं प्रदूषण में, तो ये विषय है और इसमें एक अच्छी अध्ययन करके हमें कंट्रोल एक्शन प्लान बनाना होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में करीब 1 अरब 33 करोड़ लोग WHO के मानकों से 10 गुना ज्यादा PM 2.5 प्रदूषण में जीते हैं। दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब छोटे शहर भी जहरीली हवा की जद में आ रहे हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता की जागरूकता के बगैर साफ हवा में जीना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आज के आंकड़ों से प्रदूषण के खिलाफ भारत सरकार और लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। CAA पर सरकार को मिली थोड़ी राहत। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। CAA के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया। वैसे इस मामले में सरकार को थोड़ी राहत भी मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। NDA गठबंधन में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। पशुपति पारस ने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ। उधर RJD ने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ ठीक नहीं किया। अगर पशुपति पारस आएंगे तो उनका महागठबंधन में स्वागत होगा। JMM प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की सदस्यता ली। इससे पहले उन्होंने JMM और विधायक पद छोड़ने का ऐलान किया था। सीता का कहना था कि उनके परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है।
संसद की सुरक्षा में 250 और सीआईएसएफ जवानों की तैनाती होगी। लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होने वाले सत्र से पहले ये सीआईएसएफ कमांडोज पूरी तरीके से कमान संभाल लेंगे। इस तरह संसद की सुरक्षा में बड़ा इजाफा होगा। संसद में पहले ही 150 से ज्यादा कमांडोज को तैनात किया गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही सीआईएसएफ को संसद की सुरक्षा में दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 736 अंक गिरकर 72,012 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही। निफ्टी 238 अंक फिसलकर 21,817 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 110 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 66,250 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। चांदी 500 रुपए सस्ती हो गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 76,500 रुपए हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पतंजलि के को फाउंडर स्वामी रामदेव और एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। दरअसल कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको दिल्ली के भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां स्टार्टअप महाकुंभ के बारे में आपको बताएंगे, जहां एक ही छत के नीचे देश के 2000 से ज्यादा स्टार्टअप पहुंचे। खास बात तो ये है कि इस महाकुंभ में 1000 से ज्यादा निवेशक और 20 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इसमें नए भारत की झलक के साथ साथ युवाओं का कमाल का इनोवेशन भी दिख रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में ये नए भारत की तस्वीर है, जहां युवा अपने हुनर से देश को नई बुलंदी पर ले जाने को तैयार है। दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए स्टार्टअप महाकुंभ में एक ही छत के नीचे करीब 2000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसे देखने समझने दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि और कारोबारी आए हैं। इस वक्त दिल्ली के इस भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर देश भर के स्टार्टअप शुरू करने वाले जो उद्यमी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जो नौजवान हैं वो अपने नए नए स्टार्टअप के साथ पहुंचे हैं। यहाँ किचन से लेकर कला जगत तक और बैंक से लेकर खेल जगत तक सभी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां मिल जाएंगी, जिसमें युवाओं ने देश की जरूरतों से लेकर संस्कृति और विज्ञान को शानदार ऊंचाई दी है। ये देखिए फन स्टॉप गेम, ये गेमिंग स्टार्टअप कंपनी है जिसे प्रशांत ने 2020 में शुरू किया था। इस कंपनी ने हाल ही में राम मंदिर पर एक स्पिरिचुअल गेम बनाया है। इसे लॉन्च किए अभी महज 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये इतना दिलचस्प है कि इसे अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। हमने एक्चुअली ये आइडिया हमें दिसंबर में आया था, जब हमने एक चीज रियलाइज करी थी कि एक ट्रेंड है इंडिया में, स्पेशली प्रतिष्ठा के ठीक पहले और हमने उस टाइम पे एक ट्रेंड देखा था इंडियन मार्केट में, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल गेम्स की तरफ एक इंक्लिनेशन दिखी थी। तब हमारे पास एक आइडिया आया था, क्यों ना हम स्पेशली अब जब हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा था कि जैसे वो हर ट्रेडिशन एंड कल्चर में जैसे राम मंदिर के अराउंड सारे एक्टिविटीज कर रहे थे, हमने रियलाइज किया कि क्या हम कोई ऐसा गेम बना सके जहाँ पे एक यूजर अपना खुद का राम मंदिर बना सके। इस स्टार्टअप मेले में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने अपने हुनर को एक मुकाम तक लाया है। ये देखिए, IIT कानपुर के 2 लड़कों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वायरलेस EV चार्जर तैयार किया है। दावा है कि ये देश में पहली कंपनी है जिसने वायरलेस EV चार्जर बनाया है। इसके टोटल 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ये ट्रांसमीटर और दूसरा पार्ट है ये रिसीवर।
ये रिसीवर पार्ट जो है वो आपके व्हीकल में फिट हो जाता है और ट्रांसमीटर पार्ट जो है वो ग्राउंड में फिट हो जाता है। जस्ट आपको अपने पार्किंग एरिया में इसको इंस्टॉल करना है और ये जो है ये आपके व्हीकल में रहेगा। सीधा आप अपनी गाड़ी को जैसे ही पार्क करेंगे तुरंत ही चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये है 3 व्हीलर्स के लिए। 3 व्हीलर में आराम से ये चीज़ कैरी की जा सकती है और चार्ज कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स के लिए हमारा डिज़ाइन जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसका जो वेट है वो भी काफ़ी कम है। ये है महाराष्ट्र के प्रतीक रघुवंशी और अखिलेश रायभोग। महज 21-22 साल के हैं। इन्होंने ऐसे दिव्यांगों के लिए जो सुन नहीं सकते एबल ग्लासेस नाम से एक खास तरह का चश्मा बनाया है जिससे वो आसानी से सुन सकेंगे। हमारा जो हियरिंग एड है ये सिर्फ और सिर्फ 90 dB तक की हियरिंग लॉस को कवर करता है, विच मीन्स हम सीवियर डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कवर करते हैं। प्रोफाउंड डिग्री के लिए लोगों को इम्प्लांट के लिए जाना होगा। बहुत से स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो विदेशों में भी खूब परचम लहरा रहे हैं। ई कार्ड का स्टार्टअप शुरू करने वाले सुमित अनेजा बताते हैं कि वो देश के सबसे सस्ती बस लाने की तैयारी में हैं। इतना ही नहीं, उनके कई रॉयल डिजाइन के ई कार्ड मालदीव, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये स्टार्टअप मेला अब तक हुए किसी भी स्टार्टअप मेले से करीब 100 गुना बड़ा है। जाहिर है ये उन नौजवानों के लिए बड़ा मौका है जिन्होंने कुछ नया करने की ठानी है। जाहिर तौर पर इस महाकुंभ से तमाम ऐसे नए स्टार्टअप्स निकलेंगे जो आगे जाकर देश की दशा और दिशा बदलने का मादा रखते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कश्मीर के बसंत बहार की। जी हाँ, सर्दियां खत्म होने के साथ ही कश्मीर वादी फूलों से महक उठी है। पेड़ रंग बिरंगे फूलों से सजे दिख रहे हैं। ये मौसम बेहतर फसल का संदेश लेकर भी आता है। मौसम बदलने के साथ ही कश्मीर में समर टूरिज्म की शुरुआत भी हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट। खूबसूरत फूलों से गुलजार हो गई वादियां। रंग बिरंगे फूलों से सज गए चेरी और बादाम के पेड़। जम्मू कश्मीर की वादियां कुछ दिनों पहले तक बर्फ से ढकी दिख रही थी, लेकिन बसंत का महीना आते ही पूरी वादियों के नजारे बदल गए। अब हर तरफ कुदरत की खूबसूरती की बेमिसाल तस्वीरें दिख रही हैं। पेड़ पौधे जो हैं फूलों से भर आए हैं और कई सारे फूल हर तरह इन पेड़ पौधों पर उमड़ आए हैं, जो कश्मीर में बहार की मौसम की शुरुआत है। कश्मीर में इस मौसम को काफी मनाया जाता है, काफी खुश होते हैं लोग, क्योंकि लंबी सर्दियों के बाद एक बार फिर किसानी का काम शुरू हो जाता है और जितने पेड़ों पर ये फूल उमड़ आते हैं उसी से अंदाजा होता है कि आने वाले साल की फसल कैसे होगी। मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर में बहार आ जाती है। सूखे पड़े पेड़ों पर नए पत्ते और फूल पनपते हैं। मवेशियों को हरी घास की सौगात मिल जाती है। बाहर का मौसम मार्च के महीने से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सर्दी का मौसम होता है उसके बाद ये शुरू होता है। मार्च के महीने से लोग बहुत खुश होते हैं और इसके बाद जमींदारी का काम शुरू होता है। जमीन में खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं। इसके बाद खेती बाड़ी के काम जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। खबर है कि व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर ला सकता है। इस फीचर के आने के बाद आप अपने स्टेटस में किसी को टैग कर सकेंगे। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग जारी है और ये ठीक उसी तरह होगा जैसे फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है, यानी स्टेटस में जिसे टैग किया जाएगा उसे टैग होने का नोटिफिकेशन मिलेगा। YouTube पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नया टूल पेश किया गया। इसमें क्रिएटर्स को ये बताना होगा कि कंटेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। पिछले दिनों YouTube ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया था। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।